आप सुन रहे हैं बॉम्बे लोकल की पेशकश दुनिया घर। दुनिया घर हर महीने आपके लिए लेकर आएगा एक सीरीज जिसमें 4 से 5 एपिसोड्स होंगे। पहली सीरीज कटघरे में स्वप्न 4 एपिसोड से बनी एक पूरी कहानी है जिसमें सच है, झूठ है, हिस्ट्री है, साइंस है और सुपरस्टिशंस भी। तो शुरू करते हैं। 16वीं शताब्दी में लिखी एक कहानी। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग। एक एस्ट्रोनॉमर जो अपनी ऑब्जर्वेटरी में प्लैनेट्स के मूवमेंट्स को ट्रेस करता है, अंतरिक्ष को पढ़ता है, हमेशा किसी उधेड़-बुन में रहता है। जब एक रात वो काम से थककर सो जाता है तो उसे एक सपना दिखाई देता है। एक बहुत बड़ा सा मेला लगा है पुस्तकों का। हर दिशा में पन्ने फड़फड़ा रहे हैं। नई किताबों से गोंद महक रहा है और कहीं से ताज़ी स्याही और नए पन्नों की खुशबू आ रही है। वो एक किताब उठाकर पढ़ने लगता है। किताब में आइसलैंड में रहने वाले ड्यूरेकोटस नाम का एक लड़का अपनी माँ फियोक्सहिल्डे के साथ रहता है। ड्यूरेकोटस अपनी माँ के साथ मछुआरों को, व्यापारियों को, मरीजों को गोटस्किन से बने बैग्स में जड़ी बूटियां रखकर बेचा करता है। माँ हमेशा एक खास समय में जंगल की एक खास जगह पर जाकर जादुई रिचुअल से इन जड़ी बूटियों में एक खास शक्ति भर दिया करती थी। बच्चा जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता कि आखिर माँ ऐसा क्या करती है। कौन से इंग्रेडिएंट्स माँ की दवाइयों को इतना खास बना देते हैं। वो कौन सा जादू है जिससे ये सभी मछुआरे, व्यवसायी और बीमार लोग माँ से ही दवाइयाँ खरीदते हैं। पर माँ कभी उसे उस बैग को हाथ नहीं लगाने देती। बच्चा जानता था कि उसकी माँ एक विच है जो दूसरी दुनिया की डार्क पावर से संबंध रखती है। रात में माँ हमेशा आसमान के तारों में, उनकी रोशनियों में उलझी रहती। अंधेरे में माँ चमकती जैसे दिए की लौ। जैसे हर रात उसे ब्रह्मांड का कोई रहस्य पता चलता हो और सुबह तक वो भूल जाती हो। अगर याद भी रहता तो वो उसे समझने के काबिल नहीं थी। अनपढ़ थी, विज्ञान से बहुत दूर और सुपरनैचुरल के बहुत पास। बेटा भी माँ के साथ आसमान को देखते देखते सो जाता। एक बार उत्सुकता में ड्यूरेकोटस गोटस्किन से बने बैग को खोल देता है, माँ से बिना पूछे। माँ गुस्से में बाजार जाती है और एक मछुआरे को अपना बेटा सौंप देती है। इस मछुआरे के साथ ड्यूरेकोटस कई समुद्री एडवेंचर्स पे निकल पड़ता है। अलग अलग जगहों के कल्चर, वहाँ की भाषा, खान पान, वहाँ के लोग और वहाँ का विज्ञान, इन सबसे उसका परिचय होता है। रात में जब मछुआरे की नाव पानी में हिलोरे लेती तो ड्यूरेकोटस भी आसमान के तारों को, कॉन्स्टलेशंस को, इन रोशनियों को देखता रहता जैसे उसकी माँ आसमान को देखा करती थी। नाव से टकराती लहरों की एक लयबद्ध आवाज उसे रोज रात सुला देती। एक बार ड्यूरेकोटस टाइको ब्राहे नाम के एक बड़े एस्ट्रोनॉमर को एक खत पहुंचाने जाता है। उसकी ऑब्जर्वेटरी और इक्विपमेंट्स देखकर वो कौतूहल से भर जाता है और वहीं रुकने का फैसला करता है। डेनिश भाषा सीखता है और ब्राहे के स्टूडेंट्स के साथ आसमान को पढ़ने लगता है। जैसे सर के ठीक ऊपर एक किताब हमेशा खुली हो, जो दिन में नीली है, उजली है और रात में अंधेरी। वो किताब जिसके अक्षर तारे हैं, वो किताब जिसके अक्षर रात में चमकते हैं। आसमान की किताब। मछुआरा जिसके पास माँ ड्यूरेकोटस को छोड़ आई थी, वो अब 147 साल का हो चुका है। अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ड्यूरेकोटस अपनी माँ फियोक्सहिल्डे के पास लौटता है एक एस्ट्रोनॉमर बनकर। माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। जिस आसमान को वो हमेशा मिस्ट्री से देखा करती थी, उसका बेटा उसे लॉजिक और साइंस से समझने की कोशिश कर रहा है। अब वो इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार है। एक पेंडुलम जो सुपरनैचुरल और नेचुरल के बीच डोलता रहता है, वो विज्ञान है। ड्यूरेकोटस उसकी माँ से उसके टीचर्स के बारे में जानना चाहता है,
वो चांद को देखना चाहता है। माँ उसे बताती है कि उसके गुरु स्पिरिट्स हैं, घोस्ट्स हैं। ड्यूरैकुटस और फियोक्सहिल्डे दोनों एक शांत जगह पर अपना सर ढाक कर खड़े हैं और माँ उसकी पसंदीदा गुरु को आवाज दे रही है। उसके दोनों हाथ ऊपर की ओर हैं, जैसे वो एक प्रार्थना में हो। एक भारी आवाज गूंजती है जो उन्हें लगभग 50,000 मील दूर लेवानिया नाम के एक टापू पे ले जाने के लिए आई है। लेवानिया, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ है चांद। चांद पर पहुंचते ही ड्यूरैकुटस देखता है कि जो भी गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से देखा है वो सब कुछ सच है। प्रचलित मान्यताएं जो कहती हैं कि चांद समतल है, वो गलत है। वहाँ ऊंचे पहाड़ हैं, क्रेटर्स हैं, गहरी और चौड़ी खाइयां हैं, गुफाएं हैं। ड्यूरैकुटस पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि जो भी कोपरनिकस ने प्लैनेटरी मूवमेंट्स के बारे में कहा है वो सब कुछ सच है। वो इन ग्रहों और उनके चारों ओर चक्कर लगाते उपग्रहों को चांद से देख सकता था। ये भी कि धरती इस ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि सूर्य के चारों ओर घूमते ग्रहों में से एक ग्रह भर है और हमारा पूरा सौरमंडल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। उसे सूर्य की गर्मी ज्यादा महसूस हुई, आंख जला देने वाली तेज रोशनी। अचानक से एक सैलाब आता है और उस एस्ट्रोनॉमर का स्वप्न टूटता है जिसने मेले से किताब उठाई थी। वो अपनी माँ के बारे में सोचता है, उसे याद करता है, पर अब सब कुछ निरर्थक है क्योंकि अब वो यहाँ उसके साथ नहीं है। पर माँ की याद से तीव्र कोई याद नहीं, उससे ज्यादा कुछ भारी नहीं, उससे ज्यादा कुछ भी अकेला महसूस करा देने वाला नहीं। ये कहानी उस समय लिखी गई जब लगभग पूरी दुनिया ये मानती थी कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर काटता है, चांद एकदम समतल है। लोगों को विज्ञान से ज्यादा भरोसा सुपरनैचुरल पे था, ग्रेविटी से ज्यादा भरोसा सेटन पे था। होली रोमन एम्पायर में यह कह देना कि धरती सूर्य के चक्कर काटती है, ये सजाए मौत का फरमान था। बीमारियां, प्लेग हर जगह फैली हुई थी। डार्क एजेस से निकलकर सभ्यता धीरे धीरे रेनेसां की ओर बढ़ रही थी। विज्ञान और धर्म आमने सामने थे। जर्मनी में भयानक उथल पुथल मची हुई थी। मार्टिन लूथर अपनी 95 थीसिस देकर क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्मेशन की क्रांति ला चुके थे। वो जीसस और उनके फॉलोअर्स के बीच बैठे इंस्टीट्यूशंस को हटाना चाहते थे। वो पोप की अथॉरिटी को चैलेंज करना चाहते थे। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस हर शहर में रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स पहुंचा रही थी। ये विडंबना ही थी कि विज्ञान से मिली तकनीक धर्म के बढ़ावे के लिए इस्तेमाल हो रही थी। अब भी नए और पुराने की लड़ाई जारी थी। रूमर्स और पुरानी मान्यताओं के बलबूते अब भी औरतों को चुड़ैल मानकर उन्हें स्टेक पर जलाया जा रहा था। सात अगस्त 1620, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर का यूमेदन कस्बा। सुबह का समय। फल बेचने वाले अपनी दुकानों पर फल जमा रहे थे और कारीगर अपने औजार लेकर काम से निकल चुके थे। दूर एक गिरजाघर की छांव में कुत्ते ऊँघते पड़े थे। इटालियन और डच व्यवसायी बाजार में अपना सामान बेचते हुए घूम रहे थे। मसाले बेचने वाले लंबा सफर तय करके इस शहर तक पहुंचे। कुछ फकीर जैसे भी लोग थे जो देश विदेश से नई दवाइयां और जड़ी बूटियों के साथ चमत्कारी पत्थर लेकर आए थे। लोहे का काम करने वाले कारीगरों ने हथौड़े से गर्म लोहे को पीटना शुरू कर दिया था। अचानक ऊँघते कुत्तों के कान खड़े हो गए। सभी सड़क की ओर देख रहे थे। गवर्नर के सैनिकों का एक दल कदमताल करते हुए आगे बढ़ रहा था। गलियों से होते हुए वे बस बढ़े चले जा रहे थे। आखिरकार वे सभी एक घर के सामने रुके। एक सैनिक ने आगे बढ़कर जोर से दरवाजा खटखटाया। बिना किसी आधिकारिक नोटिस के, बिना किसी चेतावनी के, अगस्त की उस सुबह वो सभी एक बूढ़ी औरत को अरेस्ट करने पहुंच चुके थे। घबराहट में कतरीना एक संदूक में छुप गई। सैनिकों के जूतों की आवाज लकड़ी के फर्श पर तेज सुनाई दे रही थी। कतरीना का झुर्रीदार चेहरा पसीने से लथपथ था। उसका शरीर सिर्फ एक चादर से ढका हुआ था। जिसने संदूक खोली वो एक कदम पीछे हट गया।
संदूक में छुपी हुई बिना कपड़ों की पसीने में लथपथ बूढ़ी औरत उसे डरावनी लगी। सैनिक उसे पकड़कर लियोनबर्ग ले आए। जल्द ही कतरीना कटघरे में खड़े होने वाली थी। अपनी कमजोर बूढ़ी माँ को रस्सियों से चेन से बंधा हुआ देखने की कल्पना करके क्रिस्टोफ घबरा गया। माँ को गलियों से घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। उसे दिखाई दिए खून के धब्बे, कतरीना की डरी हुई आंखें, जलती हुई लकड़ियां जिसके ऊपर उसकी माँ को बांधा जा रहा है। लोगों की भीड़ में उसे सुनाई दी अपनी माँ की चीखें। माँ के साथ जो भी होने वाला था वो क्रिस्टोफ के सोशल स्टेटस के लिए अच्छा नहीं था। यही सब दृश्य क्रिस्टोफ ने वाकई अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखे थे। कुछ महीनों पहले ही शहर के चौराहे पर लीना स्टिबलरिन को घसीट कर लाया गया। उसका सर धड़ से अलग करने के बाद उसे जला दिया गया। उस पर चुड़ैल होने के आरोप लगे थे। आरोपी ठहराई गई औरतों को उस समय लकड़ियों के ढेर पर बांधकर जला दिया जाता था। अब बारी क्रिस्टोफ की मां कतरीना की थी। क्रिस्टोफ को इस विचक्राफ्ट ट्रायल से होने वाली बदनामी की चिंता ज्यादा थी। आखिर वो एक ड्रिल सार्जेंट था। उसका रुतबा, उसकी इज्जत, सब कुछ खाक हो सकती थी। जिस चौराहे पर लोग उसे देखकर सैल्यूट करते थे, अगर उसी चौराहे पर उसकी मां को जला दिया जाएगा तो वो एक मजाक बनकर रह जाएगा। उसने तुरंत ही ड्यूक जॉन फ्रेडरिक को एक खत लिखा। पिछले 5 सालों से उसकी मां पर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उससे वो और उसका परिवार वैसे ही बहुत परेशान है। अगर उसके शहर में उसकी मां एक विच, एक चुड़ैल घोषित कर दी जाती है तो उसे लोगों की नफरत झेलनी पड़ेगी। समाज में उसका स्टेटस नीचे गिर जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि मुकदमा कहीं और ले जाया जाए और वहां उसकी मां का ट्रायल जारी रखा जाए। अधिकारियों ने क्रिस्टोफ की अपील तुरंत ही स्वीकार कर ली। कतरीना को उस समय स्टुटगार्ट प्रोविंस की बदनाम जेल थीव्स टावर में रखा गया। ईंट की मोटी दीवारें, ठंडी फर्श पर लेटने के लिए भूसे का बिस्तर था और सिर टिकाने के लिए पत्थर की तकिया। जब कतरीना की बेटी मार्गरेथा अपनी मां से मिलने जेल पहुंची तो दीवारों की इस तरफ से लगातार अपनी मां को हिदायत देती रही कि उसके लिए बेहतर यही होगा कि जो भी सच है वो सब कुछ अथॉरिटीज को बता दे। उसका परिवार अब और शर्मिंदगी नहीं झेल सकता। कस्बे के अधिकतर लोगों को विश्वास था कि कतरीना एक चुड़ैल है। कानाफूसी सालों से चलते आ रही थी, बस अब वो एक लीगल इंक्वायरी में बदल गई थी जो कतरीना के लिए और भी घातक था। कुछ सालों पहले 1614 की ठंड, कतरीना का दूसरा बेटा हेनरिक प्राग से इंपीरियल गार्ड की लगभग 25 सालों की नौकरी कर अपने घर बहुत बीमार और थका हुआ लौटा। बर्फ के कारण गांव में खाने के बहुत साधन नहीं थे, पर फिर भी वो गोश्त खाना चाहता था। माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उस समय जानवर का मांस ढूंढना बहुत कठिन है। हेनरिक गुस्से में घर का सामान फेंकने लगा, अपनी माँ को गालियां बकने लगा। माँ ने जैसे तैसे उसे घर से बाहर निकाला और बाहर निकलते ही हेनरिक अपनी माँ पर चीख पड़ा। कोई चुड़ैल ही अपने बेटे को ऐसे भूखा रख सकती है। हेनरिक ने अपनी माँ को गुस्से में जो भी कहा था वो सुनसान गलियों में गूंजा था और बंद घरों के भीतर भी। कतरीना एक चुड़ैल है, ये शब्द कहे जा चुके थे, ये शब्द सुने जा चुके थे। अगले साल बीमारी से हेनरिक की मौत हो गई। जब ये हुआ तो लोगों में कतरीना को लेकर तरह तरह की अफवाहें शुरू हो गई। गांव की औरतों की गॉसिप में, हजामत की दुकान पे बैठे आदमियों की हवाबाजी में, गलियों में बच्चे खेल खेल में चुड़ैल बनकर एक दूसरे को डराने लगे। सब इस बात को जानते थे कि कैसे हेनरिक ने अपनी माँ को चुड़ैल कहा और कुछ ही महीनों में उसकी मौत हो गई। तो ये बात धीरे धीरे पुख्ता हो गई थी कि कतरीना के पास डार्क पावर्स हैं, वो एक चुड़ैल है। गांव के एक स्कूल मास्टर की आंखों देखी। कतरीना अक्सर उसके घर आया करती थी। कभी उसे कुछ खत पढ़वाने होते और कभी उसे कुछ खत लिखवाने होते। एक सुबह जब घर का दरवाजा बंद था तो उस स्कूल मास्टर ने देखा कि कतरीना उस बंद दरवाजे से अंदर आ गई, जैसे वो कोई रोशनी हो, एक हवा जो दीवार की दरारों से भी गुजर सकती है।
कतरीना के घर सिलाई का काम करने वाली एक छोटी सी लड़की को कतरीना ने एक रात घर रुकने के लिए मना लिया। उस लड़की ने देखा कि बीच रात में कतरीना अपने घर में ही यहाँ से वहाँ तेज कदमों में चल रही है। जब उस लड़की ने कतरीना से पूछा कि क्या आप ठीक हैं, कतरीना ने उससे वापस सवाल किया, क्या तुम चुड़ैल बनना चाहोगी? रात में उड़ सकेंगे, जंगलों के पेड़ों को ऊपर से देख सकेंगे, हम जानवरों से बातें करेंगे, हम वो सब कर सकेंगे जो करना चाहते हैं। यह सुनकर वो लड़की रात भर डर से कांपती रही और सुबह होते ही भाग गई। कतरीना के पास शेप शिफ्टिंग की पावर्स भी थी। एक बार एक आदमी ने उसे बिल्ली में बदलते हुए देख लिया था। तो शहर के हर गली मोहल्ले में, हर घर में, हर दुकान में लोगों के पास अपने अपने वर्जन थे। कतरीना अगर किसी आदमी को बहुत देर तक घूर दे तो उसे लकवा लग जाता था। कतरीना अगर भेड़ बकरियों और गायों पर हाथ फेर दे तो पहले उन्हें उल्टियां होती और फिर उनकी मौत हो जाती। कतरीना अगर लोगों के बगल से गुजरती तो थोड़ी देर के लिए उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। लोग अब कतरीना के विक्टिम कहलाए जाने के लिए मनगढ़ंत बातें बनाने लगे थे, पर ये सब बातें ही थी। 16वीं शताब्दी के जर्मनी की गॉसिप। मामला लीगल तब हुआ जब कतरीना की पुरानी दोस्त अर्सला ने गवर्नर के पास जाकर उस पर आरोप लगाए। कतरीना को स्टेक्स पर जलने से कौन बचाएगा? कौन उसका साथ देगा? कौन साबित कर पाएगा कि कतरीना एक चुड़ैल नहीं है? जानने के लिए सुनिए कटघरे में स्वप्न का दूसरा एपिसोड।